मैं मनीष कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर, अपनी ओर से कौटिल्य अकेडमी एवं विधिक शिक्षा की ओर से तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर की ओर से आप सभी का विधि दिवस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कौटिल्य अकेडमी के CEO एवं फाउंडर विधि शिक्षा श्री मनमोहन जी के द्वारा विधि के क्षेत्र में जागरूकता के जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके कार्य बड़े सराहनीय हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि संविधान को अंगीकार किया गया था। इस विधि दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ विधिक प्रावधानों की जो मुझे लगता है कि रोज़मर्रा के जीवन में यदि इनकी जानकारी हो तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के बारे में बताना चाहूँगा। अनेक अवसरों पर यह देखने में आता है कि किसी व्यक्ति की ज्ञात या अज्ञात अपराधी के द्वारा हत्या कर दी गई और कोर्ट में जब मामला चलता है, यदि अपराधी पकड़ा गया, कोर्ट में मामला चलता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लगता है और अपराधी को सज़ा हो जाती है या वो छूट जाता है। लेकिन जिस परिवार का सदस्य उस अपराध के फलस्वरूप हमेशा के लिए समाप्त हो गया या जिस व्यक्ति की हत्या हो गई, उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 इसी बारे में प्रावधान करती है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो अपने परिवार का कमाने वाला सदस्य है और उसकी वार्षिक आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रित, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे, माता पिता आते हैं, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो भी संबंधित, हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय हैं। घटना होने से 180 दिन के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्लेन एप्लीकेशन उनको देना होती, किसी भी तरह की कोई कोर्ट फीस नहीं होती। घटना का विवरण देते हुए या थाने, संबंधित थाने के माध्यम से वो आवेदन लगवा दें उसमें। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जब जांच के उपरांत ये पाता है कि अपराध के फलस्वरूप उस व्यक्ति की हत्या हुई है, तो ऐसी स्थिति में 4 लाख रुपए तक उस मृतक के परिवार के जो आश्रित हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था की गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक साक्षरता शिविर भी समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और मैं ऐसे अनेकों शिविरों में गया हूं और जब हम इस बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार ने ऐसी भी कल्याणकारी योजना बना के रखी हुई है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यदि किसी व्यक्ति की जब हत्या हो गई है, 180 दिन के अंदर उसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन लगाना होगा। यदि किसी कारण से या कोई ऐसी परिस्थितियां जिसमें उससे यदि 180 दिन से अधिक भी हो गए, तो आवेदन पेश करने में हुए विलंब का कारण दर्शाते हुए वो जब आवेदन लगाता है, तो वो जो विलंब हुआ है, डिले कहेंगे जिसको, वो उसको कंडोन किया जा सकता है। एक स्थिति ये होती कि जैसे हत्या हुई है किसी व्यक्ति की, तो कई बार ये होता है कि हमको ये मालूम होता है कि अपराधी इस व्यक्ति ने हत्या की है, लेकिन कई अवसरों पे ऐसा होता है कि हत्यारा अज्ञात होता है और अपराधी का पता ही नहीं चल पाता। तब क्या ऐसी स्थिति में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर उस मृतक के आश्रितों को दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। अपराधी ज्ञात हो या अज्ञात हो, ये भर प्रमाणित होना चाहिए कि किसी अपराध के फलस्वरूप उस व्यक्ति की हत्या हुई है। तो ये तो हुआ हत्या का मामला। इसी तरह बलात्कार से संबंधित मामले होते हैं। यदि गैंगरेप है, ऐसी स्थिति में 3 लाख रुपए तक के मुआवजे की व्यवस्था है। इसके अलावा यदि शरीर पर गंभीर चोट है या मारपीट की घटना हुई है जिसमें इस तरह की चोटें आई हैं कि व्यक्ति को 100% विकलांगता हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उसकी ओर से यदि आवेदन लगाया जाता है तो 3 लाख रुपए तक के प्रतिकर की व्यवस्था है उसमें। इसी तरह एसिड अटैक के जो मामले होते हैं उसमें भी बहुत सरकार के द्वारा बड़ी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। एसिड अटैक का कोई मामला होता है, उसमें यदि चेहरे पर या शरीर में 40% से अधिक की विद्रूपता या विकलांगता कारित हुई है, तो ऐसी स्थिति में 3 लाख रुपए तक के मुआवजे और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यदि एसिड अटैक के फलस्वरूप 40% से कम की विकलांगता है तो उसमें फिर मुआवजा कम हो सकता है। इसके अलावा ये तो हो गई पीड़ित प्रतिकर योजना की बात। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक व्यवस्था और की गई है।
कोई भी महिला, बच्चे जिसकी कुछ भी आमदनी हो, किसी भी तरह की उनको कोई विधिक समस्या है, उसके लिए वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आ सकते हैं। उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोर्ट में मामले लगाने हैं या उनको बचाव करना है तो उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता की भी व्यवस्था की जाती है, जिसका उनको किसी को भी 1 पैसे का भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यदि वो किसी तरह की विधिक सलाह प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों को विधि दिवस के अवसर पर एक जनोपयोगी लोक अदालत के बारे में भी बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इंदौर में रहते हुए आजकल हम समाचार पत्रों में अक्सर देखते हैं कि किसी जगह की नालियाँ ख़राब हैं, कई जगह रोडों पर गड्ढे हैं, पानी बगर रहा है, लाइट नहीं है, या स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे फ्यूज़ हैं, या स्ट्रीट लाइट लगातार जल रही हैं, उनको बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह कचरों का ढेर लगा हुआ है, कचरे साफ़ नहीं हो रहे हैं, और नगर निगम में संपर्क किया जाता है तो वहाँ से सुनवाई नहीं हो रही है और वो व्यवस्थाएं, उनमें कोई किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आ पा रहा है। मैं इस संबंध में आपको ये बताना चाहूँगा, जन उपयोगी लोक अदालत, पब्लिक यूटिलिटी लोक अदालत, ये जिला न्यायालय में लगती है। आपको कुछ भी नहीं करना है। एक प्लेन एप्लीकेशन नगर निगम के खिलाफ है या एमपीबी के खिलाफ है या किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट में है, प्लेन एप्लीकेशन आपको लिख के और अपना जो कॉज ऑफ एक्शन है कि आपको ये परेशानी है कि यहाँ पे रोड ख़राब है या सीवर लाइन ख़राब है, ये प्लेन एप्लीकेशन लेके और आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर देना है। नगर निगम के खिलाफ है तो नगर निगम के उसमें पार्टी बनाना होगा, प्रोफार्मा भी मिलते हैं उसके, और प्रोफार्मे की भी ज़रूरत नहीं, आप तो प्लेन अपनी एक एप्लीकेशन लेके अपनी सब ये समस्याएँ लिख के यदि रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में जनोपयोगी लोक अदालत, जिसमें जिले के CHMO भी मेंबर होते हैं और PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो भी मेंबर होते हैं, उनके साथ में फिर जब एप्लीकेशन आती है तो उसमें सामने वाले जो विपक्षी नगर निगम है तो नगर निगम को, MPB है तो MPB को, या अन्य कोई विभाग है उसको नोटिस किया जाता है और कोशिश ये की जाती है, पहले जब दोनों पक्ष आते हैं तो एमिकेबल सेटलमेंट की व्यवस्था की जाती है कि उसमें सुधार करा दें। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक वकील साहब ने ही यहाँ पे एप्लीकेशन जनोपयोगी लोक अदालत में प्रस्तुत की थी और उनका ग्रीवांस ये था कि नगर पालिका निगम ने जो स्ट्रीट लाइट लगाई हैं वो दिन में भी जलती हैं, उसमें बंद होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो एप्लीकेशन लगाई थी जिस पर नगर निगम के द्वारा बाद में, मैं चूँकि जनोपयोगी लोक अदालत में मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में बैठता हूँ, मैं उसमें उन्होंने रिटर्न में ये बात दी कि उन्होंने 70,000 स्विचेस लगाए उन्होंने, बाकी कुछ और लगने का काम बाकी था, वो सब चल रहा है। तो ये सब सुधार कार्य कराए जा सकते हैं। लोगों को ये जानने समझने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो सर्विसेज हैं इसको यदि प्रॉपर नहीं हो रही हैं तो उसको किया जा सकता है, और इसके लिए कोई अनावश्यक खर्चों की भी ज़रूरत नहीं है। आप वकील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वकील साहब को आप नहीं कर सकते हैं तो आपको प्लेन एप्लीकेशन दे के आप अपना मामला खुद रख सकते हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये जनोपयोगी लोक अदालत के माध्यम से आप अपने अड़ोस पड़ोस की और अपने शहर की भी स्थिति हम सुंदर बना सकते हैं। मुझे लगभग 17 साल न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए हो चुका है और लगभग 8-9 साल मैंने वकालत भी की है, तो लगभग 25-26 साल का मेरा कानून के क्षेत्र में मेरा अपना अनुभव रहा है। और ये इस लंबे समय में कुछ एक ऐसे मामले देखने में आते हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि हमको लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक महिला मेरे पास में विधिक सलाह के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आई और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनकी शादी जो हुई थी, पहली शादी जो हुई थी, उसमें उनकी और उनके पति की आपसी सहमति से उनमें तलाक हो गया। लोगों को ये पता ही नहीं है कि तलाक की प्रक्रिया क्या है, हमको ये समझने की ज़रूरत है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ, उन्होंने एक स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी करी, वकील साहब से संपर्क किया और नोटराइज उन्होंने तलाकनामा बना लिया, और वो ये मान के कि उनका विधिवत तलाक हो चुका है, उन महिला ने दूसरा विवाह किया। अनफॉर्चुनेटली जब उनकी दूसरी शादी हुई 8-9 साल के बाद में उनके जो सेकंड हस्बैंड थे उनकी मृत्यु हो गई और प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी सारा डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में। तो जो सेकंड हस्बैंड थे, उनके फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे थे, उन्होंने और
जो सेकंड हस्बैंड के ब्रदर थे, उन्होंने इस बात को ही डिस्प्यूटेड कर दिया कि ये लीगली वेडेड वाइफ नहीं है। तो उन्होंने वो सब जो स्टाम्प पेपर पे जो लिखा पड़ी थी डाइवोर्स, वो सारा कुछ लेके देखा है उन्होंने जब मुझे, तब आप ये देखिएगा कि ये जो स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी कि उन्होंने सब कुछ सही होते हुए भी चूंकि उनका विधिवत विवाह विच्छेद न्यायालय से नहीं हुआ था, उनका वाइफ का दर्जा नहीं है, और जो प्रॉपर्टी में उनको जो हक मिल सकता था वो कुछ भी सिर्फ इस लीगली वेडेड नहीं हो, उनका जो डाइवोर्स विधिवत तलाक नहीं होने के कारण और दूसरी शादी कर लेने के कारण उनको वो अधिकार जो उनको मिल सकता था वो नहीं मिला। विधि दिवस के अवसर पर मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि यदि इस तरह का कोई मामला होता है, स्टाम्प पेपर पे नोटरीकृत तलाकनामा पे भरोसा न करिएगा। न्यायालय में मामला पेश होता है, जब अदालत से आपको तलाक की डिग्री या विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाती है, इसके बाद ही आप यदि दूसरा विवाह करेंगे तो विधिवत मान्य होगा। वो सतर्क रहिएगा इस बात के लिए। एक और इशू काफ़ी सारे समय में देखने में आता है कि जब हम एज मजिस्ट्रेट हम काम किया करते थे और ये देखते थे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ और पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब पत्नी कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के तहत मामला लेके आई या अपना मेंटेनेंस का मामला, और साथ में वो ये मांग कर रही कि साहब मुझे जो स्त्री धन दहेज में विवाह के अवसर पर मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे माता पिता ने, मेरे परिचितों ने जो मुझे उपहार दिया था, जो कि मेरा स्त्री धन की श्रेणी में आता है, वो मुझे वापस दिलाया जाए। मगर वो सालों साल लड़ाई चलती रहती है और उसने जो सामान दिया है, यदि पति ने अपनी स्वेच्छा से सारी व्यवस्थाएं बता दे कि हाँ ये सामान दिया है तो जो दे दिया सो दे दिया, नहीं तो फिर नहीं मिल पाता। ये समझने की ज़रूरत है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि जब लड़की की शादी हो रही हो तो शादी के ही समय या उसके ठीक पश्चात जितने जल्दी से जल्दी हो सके जो भी सामान लड़की को उसके विवाह के अवसर पर उसके माता पिता ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके परिचितों, शुभचिंतकों ने उसको उपहार में दिया, उसकी एक व्यवस्थित लिस्ट बना ली जाए। लिस्ट में जो सामान दिया जा रहा है उसका नाम लिखा जाए, किसने दिया है उस व्यक्ति का नाम लिखा जाए और उसकी एक अनुमानित कीमत भी लिखी जाए। वो जब लिस्ट बनती है उस लिस्ट में आखिरी में लड़की मतलब जो वधू जिसका विवाह हो रहा है उसके हस्ताक्षर हों, उसके होने वाले पति या जो उसका पति हो चुके हैं उनके हस्ताक्षर हों और 2 गवाहों के हस्ताक्षर हों। यदि ये लिस्ट इसी तरह लड़के को भी जो सामान दिया जा रहा है उसकी भी एक व्यवस्थित लिस्ट बना के वर पक्ष के वर के हस्ताक्षर हों, वधू के हस्ताक्षर हों, 2 गवाहों के हस्ताक्षर, यदि ये लिस्ट प्रामाणिक रूप से रखी जाती है और ये जब कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है तो सारा का सारा सामान जो कि उस लिस्ट में दिया है उसको वो अपने पति से या ससुराल से वापस लेने की पूर्णतः अधिकारी होती है। लेकिन कहीं हमको लगता है या समाज में जिस तरह की मान्यता की ये लिस्ट क्यों बना रहे हैं, इस तरह का कानून में ये व्यवस्था है और हमको ये समझने की ज़रूरत है। यदि और विधि दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को ये जो मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं इन सबको मैं आपके पास इस अपेक्षा से रख रहा हूँ कि ना केवल आप स्वयं अपनी जानकारी में रखें बल्कि आपसे जो परिचित हैं, अड़ोस पड़ोस में जो भी और भी लोग रहते हैं उनको भी इस बारे में बताएं कि कानून में ऐसी ऐसी व्यवस्था है जिससे भविष्य में आने वाली कठिनाई या परेशानियों से हम बच सकते हैं। पुनः मैं अपनी ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर की ओर से एवं कौटिल्य अकेडमी एवं मनमोहन सिंह जी की ओर से आप सभी लोगों को विधि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद।